नमस्कार बच्चों, आप सभी का क्वांटम लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है बेटा ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसे ही मैंने बोला, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या खतरनाक टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम सुनते ही घबराहट से होने लगती है, दिमाग में एक गुस्सा सा आता है, एक उलझन सा आता है कि सर ये जो चैप्टर है ना, इसमें थियरी ज्यादा है और हम लोग इसमें जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। थियरम है तो उनका प्रूफ करना है। सर बड़ी खतरनाक चैप्टर है और हमको बहुत डर लगता है। तो बच्चों, अब डरने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं डरने वाली बात है? क्योंकि इसमें जहां जहां आपको दिक्कत होती है बच्चों, मैं उन सारे दिक्कतों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए? देखो, जो भी चैप्टर है आपके क्लास 10th में, उसमें एक वाहिद ऐसा चैप्टर है ट्रायंगल, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। लेकिन अब दिमाग एकदम ऐसे नहीं कि बस लगा दिया। अगर तुम थोड़ा शार्पली लगाओगे, अच्छे से माइंड यूज करोगे, तो ये बहुत कम समय में काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है? तो जहां जहां इस चैप्टर में आपकी गलती होगी, मैं उन सबको समझता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं तो पता ही है कि हाँ हाँ यहां दिक्कत होगा बच्चों। तो मैं उसको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कहां कहां आपको दिक्कत होता है। और आप बस से एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप क्या करो, पेन कॉपी लेके बैठो, आराम से मेरे साथ पढ़ो। जब कंप्लीट हो जाए तो 2 से 3 बार, सर 2 से 3 बार इस चैप्टर को प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है ना? अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं सर कि आप फंस जाओगे इस चैप्टर में। तो एक रिक्वेस्ट है इस चैप्टर के लिए कि आपको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, क्योंकि सर इसमें थियरम है तो आपको लिखना होगा, है कि नहीं है? आपने जो कॉन्सेप्ट समझा उसको इंप्लीमेंट करना है तो वहां भी लिखना होगा। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक? तो चलिए बहुत देर ना करते हुए ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले है सर सिमिलर फिगर। एक चीज समझ लीजिए, ट्रायंगल में आपने क्लास 9th में क्या पढ़ रखा है कि ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड से बना होता है। अगर 2 फिगर्स हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का नाम तो सुना होगा ना, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर सर। हमने क्या बोला? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसका मतलब यह है सर कि यदि 2 फिगर्स आपको दिए हुए हैं, यदि उनकी साइज और शेप दोनों सेम हो, फिर से सुनना, शेप और साइज अगर 2 फिगर्स की सेम हो सर, तो समझ जाना कि दोनों फिगर जो हैं वो क्या है सर, आपके कन्ग्रुएंट है। क्लियर है? ये आपने बहुत बकायदे सर क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है? और ये भी पढ़ रखा है कि अगर 2 ट्रायंगल हो, अरे फिगर्स में ट्रायंगल ले लेते हैं कि 2 ट्रायंगल आपके क्या है सर, कन्ग्रुएंट है। इसका मतलब सर कि दोनों ट्रायंगल का शेप सेम होगा और दूसरा उनकी साइज क्या होगी सर, सेम होगी। अरे हाँ या ना? ये हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में। अब आपको क्लास 10th में सर पढ़ना है ट्रायंगल में ही एक और कॉन्ग्रुएंट की ही तरह, जिसका नाम है सर सिमिलर। ठीक है? क्या नाम है सर? सिमिलर। बस अब ये कॉन्ग्रुएंट से सिमिलर अलग कैसे होता है, यही इस चैप्टर में आपको समझना है। क्लियर है सर? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं सर। ठीक? फिर समझेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब। पहले समझेंगे फिगर्स। अरे फिगर में ट्रायंगल भी आ सकता है, पॉलीगॉन भी आ सकता है, अरे मैं भी आ सकता हूं, जुड़वा वाला ना कॉन्सेप्ट समझे हो ना सर, वो वाला भी आ सकता है। अरे हाँ या ना? लाइन आ सकता है, सर्कल आ सकता है। तो फिगर में तो सभी आ सकते हैं, तो उनका हम लोग सिमिलरिटी चेक करेंगे। ठीक? तो आ जाएगा सिमिलर फिगर में। फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो पार्टिकुलर फिगर में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे सर? चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है कि 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, क्या कंडीशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है? तीसरा सर,
क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि अगर दो ट्रायंगल है अगर उनको सिमिलर प्रूफ करना हो तो क्या क्राइटेरिया, अरे रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा। क्लियर है। तो यही 3 टॉपिक्स रिलेटेड हमको इस चैप्टर में सर पढ़ना है। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर कि सर सिमिलर फिगर्स क्या होता है। क्लियर है। तो देखो मैं यहीं पे समझा देता हूं कि सिमिलर फिगर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, छोटा सा टॉपिक है, मजा आ जाएगा। क्लियर है सर। तो सिमिलर फिगर्स लिखते हैं, सिमिलर फिगर्स। ठीक है सर। देखो ऐसे फिगर्स, ठीक है, मान लो हमने 2 फिगर कोई भी लिया, ऐसे फिगर जिनका जिनका शेप सेम हो। क्या सर सेम हो, शेप, शेप क्या हो सर, सेम हो। ठीक है। और नॉट सेम क्या हो सर, ध्यान देना, नॉट सेम क्या हो सर, साइज। और तीसरा कंडीशन सर, सेम हो साइज। मैंने क्या कहा सर कि 2 फिगर हैं, यदि उनके शेप सेम है, बराबर है, एक ही जैसे हैं, लेकिन उनकी साइज दोनों फिगर की सर बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर एग्जैक्ट बराबर होगी, अब ध्यान देना बेटा, अगर एग्जैक्ट बराबर होगी यानी साइज एंड शेप अगर दोनों सेम है सर, किनके, 2 फिगर्स के, तो ये क्या कहलाते हैं दोनों फिगर सर, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। क्या कहलाते हैं सर, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक। फिर हमने कहा सर कि 2 फिगर्स हैं, यदि उनके शेप सेम है, साइज बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं सर सिमिलर फिगर्स। अरे हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, इंप्लाई क्या करते हैं सर कि वो सिमिलर होते हैं। क्लियर है कि नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो दो शेप तो सेम होगा, साइज भी सेम होगा। अगर दोनों सेम है तो सिमिलर होगा ही, अगर उसमें साइज सेम नहीं होता तो भी वो सिमिलर होगा। तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर सर हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर है यहां तक। लेकिन सर, लेकिन अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर है सर, तो समझ लेना कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और कॉन्ग्रुएंट हो भी नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है कि हो भी सकता है सर और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है सर कि अगर जब सर सोचिए कि 2 फिगर्स हैं, उनका शेप सेम है और साइज सेम नहीं है, तब वो क्या होगा सर, तब वो क्या होगा, सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन दोनों का शेप सेम है, साइज भी सेम है सर, तो वो तो सिमिलर होगा, साथ ही साथ क्या होगा सर, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है। ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। यह फिगर पहले देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सर ये मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है सर, ये क्या है आपकी लाइन है। अगर मैं इस लाइन को सर, अगर मैं इस लाइन को के पास एक छोटा सा लाइन सर मैं खींच देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम मान लीजिए मैंने दिया सर, पहले वाले लाइन का नाम हमने दे दिया ए बी और सर इसका नाम दे दिया सी डी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ए बी और सी डी सिमिलर फिगर है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अरे हाँ या ना। तो कॉन्ग्रुएंट मान लो पहले चेक करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है कि शेप सेम हो सर, ठीक है, ये भी लाइन है सर, ये भी लाइन है, शेप तो सही है, लेकिन
साइज क्या इक्वल है सर? देखने से आपको इक्वल लग रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि लेंथ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ सी डी। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलो अच्छा है। दूसरा समझते हैं सर, क्या ये सिमिलर है? अरे हाँ या ना, देखते हैं। शेप यानी दोनों लाइन है, सही है सर। साइज नहीं बराबर है ना, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब सर ये सिमिलर फिगर हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये सिमिलर फिगर हैं। क्लियर है सर? अच्छा, अब आते हैं सर्कल पे सर। सपोज करो सर ये इतना बड़ा सर्कल है, अरे मैंने एक छोटू सा सर, छोटू सा हमने एक क्या बनाया, सर्कल बनाया सर। ठीक है, सपोज करो ये भी हो गया सर्कल, ये भी सर्कल। दोनों का शेप सर क्या है? सर्कल सर्कल। सर्कल सर्कल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शेप तो सेम है सर। साइज क्या छोटी बड़ी नहीं लग रही है? अरे देखने से लग रहा है एक का रेडियस छोटा तो एक का रेडियस सर बड़ा। इसका मतलब ये सर कि ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अरे हाँ या ना, क्लियर नहीं? ये क्या हो गए सर? सिमिलर हो गए। क्लियर है? ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये हो गया सर सिमिलर फिगर्स। सिंपल सा, जब भी कोई फिगर्स दिखे आपके दिमाग में तुरंत अटैक होना चाहिए कि उनके शेप सेम होते हैं और साइज बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है सर? अब आइए चलते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। अब आते हैं सर सिमिलर पॉलीगॉन। अब फिगर्स में हमने किसको ले लिया सर? पॉलीगॉन्स को। पॉलीगॉन्स मतलब सर जिसमें क्या हो, साइड्स कई हो, ठीक है ना, दो से अधिक साइड्स हो, तीन से अधिक साइड हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? पॉलीगॉन्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं कि सर पॉलीगॉन में हमने सर मान लीजिए पेंटागन लिया जिसमें 5 साइड हो। क्लियर है? और मैं चेक करना चाहता हूं कि ये दोनों हमारे सिमिलर हैं कि नहीं। अगर सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइए इसको समझ लेते हैं। यहीं पे देख लो, अगर मान लेते हैं कि एक हमारा पेंटागन सर ए बी सी डी और ई, ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एक पॉलीगन यानी पेंटागन है सर, जिसमें 5 साइड है, जिसके वर्टिसेस ए बी सी डी ई हैं। दूसरा पेंटागन सर क्या है आपका? एस आर क्यू पी टी। क्लियर है? अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि सर ये दोनों सिमिलर हैं। चलो मान लेते हैं कि सिमिलर है भी, क्यों? देखो 5 साइड है सर, 5 साइड है, पेंटागन ये भी है, पेंटागन शेप क्या है सर? सेम है। देखने से लग रहा है कोई छोटा कोई बड़ा, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस शेप हमारा क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। साइज बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये सर दोनों हम लोग क्या कह दिए कि चलो भाई ये दोनों क्या है सर? सिमिलर है। क्लियर है? तो क्या कंडीशन है, कैसे पता करेंगे? क्या हर केस में यही चेक करते रहेंगे? अरे हाँ या ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि दो फिगर सर वो सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन आएगा? क्लियर है? तो कंडीशन सर दो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? कितनी? अगर कोई भी दो पॉलीगॉन है सर, आपको प्रूफ करना हो कि ये हमारे सिमिलर हो, तो उसके लिए दो कंडीशन याद होनी चाहिए। पहला कि इनके जो करेस्पॉन्डेड एंगल हो वो क्या हो? सेम हो। फिर सुनिएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ठीक सर? दूसरा सर, दूसरा ये कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो सर साइड्स हैं, उनकी रेशियो हमेशा क्या होनी चाहिए सर? इक्वल होनी चाहिए। दोनों फिगर्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और पहले वाले फिगर के जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग, दूसरे वाले के क्या एंगल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मैं अभी ये थ्योरी बता रहा हूं, दिमाग में आप मेरे साथ डेवलप करो, बोलो आप, फिर हम लोग लिख देंगे। पहला कि कोई भी दो फिगर्स मिल गया, अगर उसको मुझे प्रूफ करना हो कि वो हमारे सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं, तो दो कंडीशन याद रखे रहना। पहला कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों फिगर्स के सेम होने चाहिए। दूसरा, दोनों भी फिगर्स यानी पॉलीगॉन्स के जो साइड्स हैं, उनके साइड्स के रेशियो का सम, सॉरी साइड्स के रेशियो हमेशा एक दूसरे क्या होने सर? बराबर होने चाहिए। क्लियर है? अब
सबसे बड़ी समस्या क्या होती है सर? लिखने का समस्या होता है। ठीक है, किसका समस्या होता है सर? लिखने का, कि कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे। जैसे मैं कहूं कि सर एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एस होगा, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। किसी का मन कहेगा नहीं मैं एंगल ई को ये मानूंगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एस होगा। सबके तो मन में आ ही सकता है ऐसे। तो हम क्या करेंगे सर, जैसे हमारा पॉलीगॉन रिप्रेजेंट होगा, जैसे रिप्रेजेंट सर यहां पे क्या रिप्रेजेंट है, ए बी सी डी ई, क्या रिप्रेजेंट है सर, ए बी सी डी ई। तो पहले वाले पेंटागन में पहले सर क्या आ रहा है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ठीक, अब दूसरे पेंटागन में जाएंगे तो क्या, पी क्यू आर एस टी। तो यहां से अब करस्पॉन्ड कैसे देखेंगे सर, ए का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ, डी का सर एस के साथ, और ई का किसके सर, ई टी के साथ। क्लियर है? तो दो हमारे पेंटागन है सर, ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी। तो पहला कंडीशन क्या है कि एंगल इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, बराबर। तो क्या हो जाएगा सर, एंगल ए इजकल टू एंगल पी। देखिएगा यहां पे, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने कहा ये ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग सर कौन होगा, पी। तो एंगल ए इजकल टू एंगल पी। दूसरा कर क्या है सर, एंगल बी, और यहां पे एंगल क्या है, क्यू। तो एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू। अगला क्या है सर, एंगल सी इजकल टू एंगल आर, एंगल सी इजकल टू एंगल आर। एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस। और अंतिम है सर एंगल ई इजकल टू एंगल टी। ठीक है, तो इस प्रकार से सर जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा उस हिसाब से हम लोग उस फिगर्स का या उस पॉलीगॉन का नाम रखेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं कि सर यहां पे ए बी सी डी है तो यहां पे क्यू आर एस टी पी कुछ कर दिया। अपने मन से ढेर मत दिमाग लगाना, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। जैसे ये लिखा है सीक्वेंस वाइज वैसे करस्पॉन्डिंग इसका सेम होगा, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूज आ जाओगे। क्लियर है? दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। तो अब वो साइड्स कैसे लेंगे सर, वो ध्यान देना। तो साइड भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं बेटा, क्या है उसको ध्यान समझ लेना। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर ये समझ गए तो आगे दम आसान है, हलवा है भाई साहब। देखो कैसे कैसे लिखेंगे साइड, देखो पहला लेंगे ए बी, तो दूसरे क्या लेंगे सर, पी क्यू। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू। सर यहां आर नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा पी क्यू। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब लेंगे सर अगला क्या, बी सी। तो इधर से क्या लेंगे सर, क्यू आर। तो बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। फिर क्या लिखेंगे सर, सी डी। तो इधर लिखेंगे सर क्या, आर एस, सी डी अपान आर एस। फिर आर एस के बाद सर क्या आ जाएगा, एस, इधर से आ जाइए, डीई, डीई तो इधर से आएगा सर क्या, एस टी। तो डीई अपान एस टी। फिर इधर से सर क्या आएगा, ए ई लास्ट वाला सर। तो इधर से क्या आएगा सर, पी टी। तो ए ई अपान पी टी। क्लियर है? तो यानी कि ये आपके सर दो कंडीशन लिखा है ना सर, सपोज इफ two polygons ABCDE and PQRST are similar then, तो ये दो सर कंडीशन आपको याद होना चाहिए। क्लियर है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। और साथ ही साथ भाई साहब, साथ ही साथ उनके जो साइड्स के रेशियो हैं करस्पॉन्डिंग पॉलीगॉन के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अरे हाँ या ना? देखो यार, मैथ में डर तो लगता है, लेकिन एक बात मैथ में याद रखना कि बेटा अगर तुम आज समय मैथ को दे दोगे, आज प्रैक्टिस पे समय लगा दोगे, कल तुम्हारा होगा, कल तुम्हारा ही होगा। क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के आती नहीं, और मैथ को आना है अच्छे से तो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो। हथियार वही अच्छा माना जाता है जब वो बार बार काम में आता रहे सर। ऐसा नहीं कि बस रख दिया, जंग लग गया, मूर्छे लग गए और आपका हथियार एक एक जब जरूरत पड़े तो काम आएगा, ऐसे नहीं होता सर। जिंदगी बहुत सार बनानी होती है, मेहनत करना होता है, और जो मेहनत करता है सर
वो बहुत आगे जाता है। आपको भी मैथ में मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, अगेन करना है, अगेन करना है। अरे हाँ या ना, इस प्रकार करना है कि तुमको लगे, दिल से खुशी आए कि एक नया क्वेश्चन आया, मैं उसको करूंगा। अरे हाँ ना, उस लेवल तक जाना है सर, क्योंकि लड़कों को बहुत फियर रहता है, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं भागने लगते हैं। भागो मत, भागो मत, उसको प्रैक्टिस करो, अगेन एंड अगेन पूछो, सीनियर से पूछो, यूट्यूब से देखो, गूगल से देखो, पूछो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुतों का आया, मुझे आया तो आपको भी आएगा। अरे हाँ या ना। तो बच्चों ये हो गया आपका सिमिलर पॉलीगॉन्स, तो ये वहीं लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन इस पे करते हैं बेटा, ठीक है। जो हमने पढ़ा सिंपल, हमने क्या पढ़ा कि दो सिमिलर फिगर होंगे तो कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। ये कॉन्सेप्ट रट लो कि दो फिगर्स सिमिलर होंगे तो उसके केवल दो कंडीशन दिमाग में रखने हैं। पहला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, क्लियर है। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए सर, सेम। बस ये कंडीशन याद है ना सिमिलर फिगर्स के लिए, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आओ इस क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। क्लियर है सर। तो दो क्वाड्रिलेटर दिया है सर, हम लिख लेते हैं। मान एक दिया है सर क्या आपका ए, कोई इधर से भी ले सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है सर। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल सर दिया है 2.4 यानी स्क्वायर दिया है सर, क्योंकि यहां डिग्री क्या है 90 90 90। ये क्या है, किस फॉर्म का है सर, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। अच्छा, अब ये हो गया सर हमारा क्या, 90 डिग्री, ये पैरेललोग्राम टाइप का है, तो इसका नाम है एच जी एफ ई। क्लियर है सर। तो आइए देखते हैं, पहला काम क्या, दो कंडीशन चेक करना है सर। तो इनको करने के लिए हम लोग पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे सर, चलो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन चेक करना है, ठीक है सर। फर्स्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करेंगे सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर नहीं। और दूसरा में क्या चलेंगे, साइड्स के रेशियो क्लियर देखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, मान लो पहले साइड्स के रेशियो देखते हैं सर, ठीक है। साइड्स रेशियो, ठीक। अगर साइड्स के रेशियो सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा तो सिमिलर फिगर होगा, नहीं होगा तो सिमिलर फिगर, यानी ये जो दिया है ये जो क्वाड्रिलेटर वो सिमिलर नहीं होगा। हमने अभी बताया कि पॉलीगॉन के लिए सिमिलरिटी चेक करते वक्त आपको ध्यान देना है, पॉलीगॉन में चाहे क्वाड्रिलेटरल आ जाए, चाहे आपके कुछ भी आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको दो कंडीशन याद करना है। पहला कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, और दूसरा सर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर है। तो यहां से सर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। चलो मैं चलता हूं, ए बी डिवाइडेड बाई सर मैं लिखता हूं एच जी, तो कितना हो जाएगा सर 1.2 डिवाइडेड बाई 2.4, यानी कि ये सर कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है। फिर ए बी अपॉन एच जी हो गया सर, सॉरी एडी निकालना था सर, एडी निकालते हैं, एडी एडी, यहाँ ए बी की जगह सर एडी, ठीक है ना, ए डी एच जी, तो यही आएगा वैल्यू। फिर देखते हैं सर डी सी डिवाइडेड बाई सर क्या है जी एफ, तो ये भी आएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2.4, सर कितना आ जाएगा 1/2। तीसरा सर क्या आएगा सी बी, तो यहां से हो जाएगा सर सी बी डिवाइडेड बाई एफ ई, तो यहां से क्या हो जाएगा सर 1.2 डिवाइडेड बाई 2.4 इक्वल टू 1/2। क्लियर है। फिर अगला सर क्या है ए बी डिवाइडेड बाई सर ए बी डिवाइडेड बाई एच ई, तो ये सर भी कितना आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2.4, ये आ जाएगा 1/2। यानी सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आ रहे हैं सर, सेम है। अब दूसरा का क्या चेक करना है सर, उसके एंगल। तो ध्यान से देखिएगा हमने कैसे चला सर, ए लिया, फिर डी लिया, फिर सी लिया, फिर बी लिया, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो अब ध्यान से देखना, क्या एंगल डी
क्या एंगल डी एंगल जी के बराबर है सर? ध्यान से देखना, एंगल जी सर क्या है? एंगल जी क्या है? 90 डिग्री। क्या एंगल डी 90 के बराबर है सर? नहीं बराबर है, देखने से ही लग रहा है। इसका मतलब सर कि एंगल जी नॉट इक्वल टू एंगल डी, इसका मतलब हुआ सर कि हमारे क्वाड्रिलेटरल जो हैं सर, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं वो हमारे सिमिलर नहीं है, आर नॉट सिमिलर। क्लियर है? कोई यहां तक डाउट नहीं? फिगर आपने देखा, आपने याद किया है फॉर्मूला, अप्लाई किया, आंसर पाया और खुश हो गए। फिर जब खुश हो गए सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो कह रहा है इन द गिवन शेप्स आर सिमिलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि दोनों क्या है सर? सिमिलर हैं, तो आप एक्स की वैल्यू क्या करो? फाइंड। अगर सिमिलर है दोनों फिगर, है ना, अगर दोनों फिगर क्या है सर? सिमिलर है, अगर सिमिलर गिवन है सर, तो हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अरे हाँ या ना? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है तो सर इसको क्या कर लेंगे? 8/4 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई एक्स। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना सर, जब कहा है तो देखो, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, साइड्स के रेशियो बराबर है, दोनों फिगर्स मतलब जो भी दिया है पॉलीगॉन, तो समझ जाना कि वो सिमिलर है। सिमिलर है तो वो दोनों वही कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सिंस सिमिलर बोला है क्वेश्चन में, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा सर? इक्वल होगा। तो वही लिखा है 8, सॉरी 8 के इधर होगा ना 32, यहां पे होगा सर 32 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो 8 पहले वाले फिगर का होगा, तो दूसरे का सर क्या लिखूंगा? 32। फिर दूसरे का 4 होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा? x। ठीक है ना? मान लो ये फर्स्ट है सर, ये सेकंड है, तो फर्स्ट का हमने 8 लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 32/32। पहले का 4 लिया तो दूसरे क्या ले लिया सर? x। इसको बस क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 8x इक्वल टू 32 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इक्वल टू 32/2, ये कितना आ जाएगा सर? 16। x इक्वल टू 16। क्लियर है? आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं सर, आप लोग जरूर इसको करें। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना, वहां पे आंसर आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है? द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। कह रहा है कि ये सिमिलर हैं सर, सिमिलर बोल दिया तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स कहां है सर? यहां पे एक्स है, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ क्या है, जबकि दोनों फिगर सर क्या है? सिमिलर है। ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, तो ये आप सबके लिए क्या रहेगा सर? होमवर्क रहेगा। क्लियर है ना? हिंट क्या दे रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो ये हिंट है सर। अब सिमिलर बोल दिया, आप इसको अप्लाई करेंगे और यहां से आंसर एक्स की वैल्यू सर क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अब सर आते हैं सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है ना? कि दो ट्रायंगल है सर, हमने अभी पॉलीगॉन देखा, अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं सर? ट्रायंगल, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है? तो ट्रायंगल सर, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? अरे भाई 3। कितने एंगल होते हैं सर? 3। यानी 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, आपसे कहेगा कि ये दोनों प्रूफ करो कि सिमिलर है। पहला तो ऐसे। ठीक है? उन प्रूफ करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, उनको बोलेंगे क्राइटेरिया, जो कि इसी स्लाइड के बाद आएगा। क्लियर है? तो दो ट्रायंगल को सर हम कब सिमिलर कहेंगे? तो दोनों ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉनी के ही पार्ट हैं सर, है ना? अच्छा, अगर सिमिलर प्रूफ करना है सर तो हमारा दिमाग में क्या आना चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करते हैं ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सर? सिमिलर होंगे। क्लियर है? तो ये वही चीज लिखा है, देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है सर डी ई एफ। ठीक है? अब मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों सिमिलर हैं,
ठीक है, कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, क्लियर है सर। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों सिमिलर हैं, दोनों सर क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा सर, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम। मतलब पहले स्टार्ट किससे हुआ सर, ए से। अगर ए से स्टार्ट हुआ तो ए का करस्पॉन्डिंग सर कौन होगा, डी। बी का करस्पॉन्डिंग सर कौन होगा, ई। और सी का करस्पॉन्डिंग सर कौन होगा, एफ। क्लियर है। तो यहां से क्या लिखेंगे सर, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा सर। क्लियर है। करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल के जो एंगल से क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है सर, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो करस्पॉन्डिंग साइड सर कैसे लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे गुरु, तो ध्यान देना, पहले सर किसकी बात करेंगे हम लोग, ए बी। तो लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई सर इधर से क्या होगा, डी ई। क्लियर है ना। तो यहां पे लिख देंगे डी ई इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे सर, बी सी। तो यहां पे बी सी होगा डिवाइडेड बाई, यहां से सर क्या होगा, ई एफ। फिर सर क्या होगा, ए सी। तो यहां से हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। क्लियर है सर। तो ये दो कंडीशन ट्रायंगल क्या करेगा सर, फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। क्लियर है। कोई यहां तक दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ये वही आपका क्या किया है, लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यही बता देता हूं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कैसे रिप्रेजेंट, कैसे, मतलब मैं तो कह दिया सिमिलर, एक तो वर्ड है ना, अल्फाबेटिकल वर्ड है। तो सर मैं इसको कैसे मैं नोटेशन दूंगा, तो सिमिलर का जो सर नोटेशन होता है, मैं कहूं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका सर ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, इस टाइप का। इसको लहर कह सकते हो, तूफान कह सकते हो, आंधी कह सकते हो, जो मन में आए उसको कह देना। लेकिन सर इसका मतलब होता है सिमिलर टू। इसका क्या मतलब होता है सर, सिमिलर टू। आपका जो मन करे, तूफान, आंधी, बरसात, वो लहर सर कह सकते हो, जो मन वो कहो, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, सिमिलर। अगर मैंने ऐसा लिख दिया सर कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो कैसे मैं लिखूंगा, ट्रायंगल ABC ये लहर वाला साइन, फिर ट्रायंगल DEF। ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों क्या है, सिमिलर। अगर सिमिलर है सर तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगे, सैटिस्फाई होंगे। क्लियर है। तो ये मीनिंग रहा सर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। क्लियर है। तो ये वही है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लहर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं सर कुछ क्वेश्चंस पे। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले सर हम आपको एक और थ्योरी पढ़ा देते हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है सर। तो यहां पे देख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। क्लियर है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा। एक चीज समझिएगा, देखिए आपको इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है, थियरम है, ठीक है, वो भी मैं यही करा दूंगा कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना, बीपीटी क्या होता है। ठीक है। बीपीटी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का एक कोरोलरी रहता है सर, रिवर्स रहता है एक वो, और एक प्रॉपर थेल्स थ्योरम। इन दोनों का सर आपको प्रूफ आपके बोर्ड में आ सकता है, ठीक है ना, और आता भी रहता है। तो इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बड़ी डरते रहते हैं थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें। अच्छा, प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसका अप्लीकेशन कैसे हो सकता है। ठीक है। तो एक थेल्स थ्योरम, दूसरा आपका क्या, उसका कन्वर्स, और तीसरा सर कि कोई दो ट्रायंगल दिया है, अगर हमको प्रूफ करना हो जाए कि सर
दोनों क्या है, सिमिलर है, इसको प्रूफ करिए। तो कुछ तो नियम कानून लगाएंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंट लगाते थे ना, 5 रूल लगाते थे, याद है? ट्रिपल एस, सास, एस ए एस, डबल ए एस से, राइट एंगुलर, राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनस साइड, ये सब करते थे ना 5 तरीके से। वैसे ही कुछ क्राइटेरिया सर, 2 ट्रायंगल दिया रहेगा, उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहेंगे। तो इसको एकदम रामबाण की तरह सर याद कर लेना कि अच्छा यही तरीका है, मतलब जब जब मुझे सिमिलर कहेगा प्रूफ करने के लिए, मैं यही लगा ही दूंगा। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है सर। तो कौन से 3 से क्राइटेरिया वो समझ लीजिए। वो जो 3 क्राइटेरिया है सर आपके, पहला क्राइटेरिया है सर ट्रिपल ए, दूसरा सर क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल एस, और तीसरा सर क्राइटेरिया है आपका एस ए एस। ठीक है। अब इन तीनों क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं। ठीक है सर, इन तीनों क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं। तो क्या है तीनों क्राइटेरिया, एक एक करके समझ लेते हैं। तो क्राइटेरिया ये कहता है सर कि अगर कोई 2 ट्रायंगल है, अगर कोई सर 2 ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये 2 ट्रायंगल है सर, एक का नाम हमने दे दिया ए बी सी, ए बी सी, और दूसरे का नाम सर हमने दे दिया डी ई एफ। क्लियर है? मैं कहना चाहता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? इसके बाद हम लोग सर क्या देख लेंगे, थ्योरम, उसके बाद प्रॉपर इस पे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रिलेटेड, उन सारे को हमने यहाँ पे रखा है और उसको हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये थ्योरी आप लोग जरूर पहले समझ लें, फिर उसके बाद तो बस क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीई एफ, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं सर। तो हमने पहला क्राइटेरिया कौन लगा दिया, ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए का सर मतलब क्या होता है वो समझे। ट्रिपल ए का मतलब होता है कि पहले ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए सर, सेम। अगर ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर, सिमिलर। मतलब अगर मैं ये कह दूं सर, मैं पहला क्राइटेरिया लेता हूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ध्यान देना ए का डी बनेगा, बी का सर क्या बनेगा ई, और सी का सर क्या बनेगा एफ। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग सर बोलते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं सर, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। जैसे ही हमने शो कर देंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है सर, सिमिलर है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा सर क्या है, ट्रिपल साइड। तो ट्रिपल साइड का मतलब होता है सर कि मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ के क्या है सर, सिमिलर है। इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि पहले ट्रायंगल का सर साइड ए बी, पहले ट्रायंगल का साइड ए बी, दूसरे ट्रायंगल का साइड क्या है सर, डीई, तो डीई का रेशियो जो है अगर वो इक्वल है पहले ट्रायंगल के बीसी साइड और दूसरे ट्रायंगल का सर क्या, EF, तीसरे ट्रायंगल का सर क्या हो जाएगा, AC। ठीक है। और मतलब पहले ट्रायंगल का तीसरी साइड AC और दूसरे ट्रायंगल का क्या सर हो जाएगा, DF। अगर ये बराबर हैं, साइड्स करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है, तो दोनों ट्रायंगल सर क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट सर SAS। क्लियर है? तो SAS में क्या सर देखना है वो देख लीजिए। SAS में आपको ये देखना है कि कोई एक एंगल पकड़ना है सर, यदि उससे लगे हुए साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम आते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, वो सेम आता है, तो उसको बोलते हैं SAS क्राइटेरियन फॉर अ सिमिलर ट्रायंगल। कहने का मतलब जैसे मैंने मान लो कह दिया एंगल A और एंगल D, ठीक है, हमने लिख दिया सर कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस साइड की बात कर रहा है सर, ध्यान से देखिएगा, बीच में A है, इसके बगल में यस है, इसके बगल में यस है, यानी A के बगल वाली साइड, यानी एक
एंगल ए का एक साइड ये होगा सर और एक साइड ये होगा, यानी ए बी, यानी सर क्या, ए बी, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या होगा सर, ये वाला डीई, ये हो जाएगा सर डीई। अगर ये इक्वल है सर किसके, एसी डिवाइडेड बाई डी एफ, क्लियर है। अगर सर ऐसा कहीं भी हमको दिखाना पड़ जाए, अगर ऐसा कहीं दिखा देते हैं या ऐसा दिख जाए तो समझ जाना सर कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं आपके, सिमिलर हैं। तो ये आपको याद रहेगा। अच्छा एक चीज और है कि ट्रिपल ए को हम लोग कभी कभी ए कह देते हैं, ए क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन। क्यों ए क्राइटेरियन? अगर मैं कहूं कि यही दो ट्रायंगल सिमिलर हैं सर, यानी इनके करस्पॉन्डिंग दो एंगल सेम है, मान लो ये 30 डिग्री है सर, ये हमारा 60 डिग्री है सर, ये नहीं, इसको मान लो 50 डिग्री सर, तो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों एंगल सर क्या है, सेम है। अब तो ऑटोमेटिक है ना कि एंगल सी और एंगल एफ क्या होंगे सर, बराबर। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर आप 50 प्लस 60 ऐड करोगे, ठीक है, मान लो ये x है बेटा और ये क्या है, y है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल हैं यानी उनके दो एंगल करस्पॉन्डिंग सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम होगा। अगर तीसरा ऑटोमेटिक सेम होगा तो वो ट्रिपल ए क्राइटेरियन को फॉलो करेगा। अरे है ना, तो ए क्राइटेरियन भी लिख के हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है आपके, सिमिलर हैं। देखो 50 प्लस 60 प्लस एक्स इजकल टू 180, और यहां से कितना हो जाएगा सर, 180 माइनस 110, तो यहां से हो जाएगा सर x इजकल टू 70। क्लियर? यहां पे भी वही होगा सर, y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 70, ये वही है। तो ए क्राइटेरियन कहो ट्रिपल ए क्राइटेरियन करो, बात सब क्या है सर, एक ही है। तो ये तीन आपके जहन में याद होना चाहिए कि भैया हाँ सिमिलर प्रूफ करना है तो हमको ये तीन रूल, ट्रिपल ए क्राइटेरियन, ट्रिपल एस क्राइटेरियन और साथ में सर क्या है आपका एस क्राइटेरियन, अगर पता है आप शो कर देते हो अपने नोटबुक में तो जान लेना कि जो भी ट्रायंगल तुमने दो लिए वो दोनों क्या है सर, सिमिलर है। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? अगर ये समझ में आ गया है सर, एक सर थ्योरम और है आपका है सर थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका नाम होता है बीपीटी। क्लियर है? तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसका प्रूफ देख लेते हैं, रिवर्स समझ लेते हैं, उसके रिवर्स का प्रूफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग जो प्रूफ करेंगे उसका क्या नाम होगा, थेल्स थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक ऐसा थ्योरम जिससे इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आसान से हो जाते हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे डरावना पार्ट यही है कि इसको प्रूफ कैसे करें, लड़के इसमें बड़ी डरते रहते हैं। अरे हाँ या ना, आओ उस डर को खत्म करते हैं। तो देखो ये क्या कहता है, कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है सर, उसमें एक साइड पकड़ा गया, उसके साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींचा गया। अगर वो लाइन खींचा जाएगा तो क्या कर रहा है सर, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये तो कहानी कह दिया सर किसने, थेल्स थ्योरम में। सर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये स्टेटमेंट भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा, बोल देगा राइट स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, तब क्या करिएगा, तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए सर। क्लियर है? तो आओ पहले स्टेटमेंट को समझते हुए कहना क्या चाह रहा है, क्या हमसे प्रूफ कराना चाहता है, क्या हमको रिजल्ट देता है। ठीक है सर, थ्योरम है यानी यहां से एक रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। तो देखो सर, ये ऐसा कुछ कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक क्या है सर, ट्रायंगल। तो ठीक है यही बना देते हैं। तो ट्रायंगल है सर, मान लो यहां पे ये रहा ट्रायंगल आपका। क्लियर? अब एक इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा,
हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, इसमें से एक ट्रायंगल का कोई हमने साइड पकड़ लिया। सपोज करो कि हमने इसका नाम दिया ए, बी और सी, और हमने साइड कौन सा चूज किया सर, बी सी। अब इसने कहा कि अगर तुम एक पैरेलल लाइन खींचते हो जिसको तुमने चूज किया, हमने क्या चूज किया, बीसी, बीसी के पैरेलल, तो बीसी के पैरेलल मालूम ने सर ये चूज कर लिया। क्लियर है। अगर ये लाइन, इसका नाम देते हैं सर डी और ई, अगर ये पैरेलल है सर बीसी के, यानी डी ई इज पैरेलल टू बीसी, तब सर, तब ये जो हमारे साइड्स हैं पहले ट्रायंगल के, एडीई का एडी, क्लियर है, वो डीबी के सर क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो हमारा है सर डीई, ध्यान से देखिएगा, ये जो डीई लाइन है ये क्या करती है सर, ये एडी डिवाइडेड बाई डीबी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई क्या कर देती है सर, ईसी। यही मोटा मोटा आपका थेल्स थ्योरम है। यानी एक ट्रायंगल है सर, उसका हमने बेस पकड़ा, इस बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अगर जैसे ही अगर कह देता हूं कि ये लाइन इस बेस के पैरेलल है, तो सर जो हमारा पूरे बड़े ट्रायंगल का जो साइड्स है जिसको ये कट कर रही वाली लाइन डी और ई पे, वो इक्वल हिस्सों में सर क्या कर देती है, तोड़ देती है। क्लियर है। तोड़ कैसे देती है सर, एडी डिवाइडेड बाई डीबी और एई अपॉन एसी। तो आपको गिवन बस इतना है कि एक ट्रायंगल है, उसमें दो लाइन पैरेलल हैं, तो आपको प्रूफ करना है सर कि एडी डिवाइडेड बाई डीबी और एई डिवाइडेड बाई ईसी होता है। क्लियर है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो इससे रिजल्ट हम लोग क्या समझेंगे सर, कि अगर कहीं भी एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी आता है, इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम है सर। और इसके करस्पॉन्डिंग हम ये भी बता सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल होते हैं सर। इसका कन्वर्स इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये वाइस वर्सा चलता है, अगर पैरेलल होगा तो साइड्स का रेशियो इक्वल इसमें टूट के बराबर हो जाएगा सर। क्लियर है। एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के, यहां पे लिखा है ना, ध्यान से देखिएगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर है। कन्वर्स में ये देखेंगे कि अगर ये जो हमारा रेशियो है सेम रेशियो में आता है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो ये दोनों लाइन डीई और बीसी सर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। तो ये तो इसका कन्वर्स था। तो अब चलते हम इस थेल्स थ्योरम को सर प्रूफ करते हैं। क्या कहता है, फिर से समझना, कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें बीसी के पैरेलल मान लो एक लाइन डीई है, तो ये डीई क्या करती है सर, ये साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो हमको प्रूफ करना है सर कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। कोई दिक्कत यहां तक सर नहीं, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, अब आओ हम लोग करते हैं। ठीक है सर। तो चलो पहले बनाते हैं सर ट्रायंगल। तो बड़ी सुंदर सा ट्रायंगल बनाते हैं सर। चलो तो मान लेते हैं सर कि ये हमारा क्या है, आपका ट्रायंगल है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना। अब यहां से सर हम लोग नेम दे देते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है। क्लियर है। अब इसके पैरेलल एक हम लोग लाइन खींचते हैं। चलो भैया, ये हमारा इसके मान लेते हैं क्या सर, पैरेलल लाइन है। ठीक है। तो इसका नामकरण कर देते हैं सर, इसका नाम ले लेते हैं डी और ई। ठीक। प्रूफ क्या करना है सर, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है सर कि डी एडी डिवाइडेड बाई डीबी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी। क्लियर सर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, आओ देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सर क्या क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, वो ध्यान से देखना। पहला, इस डी और सी को मिला देंगे सर। ठीक है। और
BE को मिला देंगे, ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा सर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सर, सपोज करो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और E से एक परपेंडिकुलर लाइन सर AD पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो 90 डिग्री है बेटा, ये इसको मान लेते हैं कुछ पॉइंट DE FG, ये जो एंगल है सर ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये भी कितना है 90 डिग्री। इतना हमने क्या किया सर कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है सर क्वेश्चन में, DE पैरेलल टू BC, क्लियर है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसको लिखना होगा ना, तो पहले ध्यान समझ लो कैसे करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सर कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे सर कि ड्रॉ DE DC एंड BE, ठीक है सर। इसके साथ क्या लिखेंगे सर अगला कि हमने ड्रॉ किया DG परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है ना, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू सर क्या AE हो सकता है, दिख भी रहा होगा, DG परपेंडिकुलर टू AE। अगला क्या किया है सर EF परपेंडिकुलर टू AD, EF परपेंडिकुलर टू AD, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो काम हो गया। अब सर करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आप ध्यान देना, हमको प्रूफ ये करना है, ठीक, ये हमारा मेन एम है। तो अब हम लोग चलते हैं सर प्रूफ करने, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल सर बात करते हैं, ट्रायंगल ADE की, और इसका एरिया निकालेंगे। पहले ध्यान समझ लेना, पहले ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे, साथ ही साथ हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रायंगल BDE का, क्लियर है। फिर दोबारा निकालेंगे ट्रायंगल ADE का एरिया, उसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे एरिया CDE का, ठीक है। अब ये पूरी कहानी में देखना कि इस परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब है, क्यों हमने ड्रॉ किया, उसका फायदा क्या है, ठीक। पहले प्रूफ करने से पहले कुछ हम 9th की चीजें आपको बता दे रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है सर। हाँ हाँ पहले समझ लो, तब इससे और आसानी रहेगी। तो क्या है 9th में सर कि अगर कोई ट्रायंगल सर ऐसे है, ठीक है, मान लो, हाँ ट्रायंगल ऐसे है, अगर ये सर हाइट है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये x हाइट है ये लेंथ y है, तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का सर एरिया ऐसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर सर मान लो ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, मान लो किसी एंगल पे है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो सर, तो इसका वर्टिकल लाइन कहाँ पे ड्रा होगा सर, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये हाइट मान लेते हैं x है, और इस ट्रायंगल का ABC का सर ये बेस हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं y है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। यानी अगर ऐसा होगा ऑब्ट्यूस एंगल टाइप का होगा सर, तो इसका हमारा 90 डिग्री कहाँ होगा, बाहर होगा, और परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होती है सर, हाइट होती है। तो यानी इस ट्रायंगल के बाहर, मतलब ट्रायंगल ऐसे होगा, ट्रायंगल सर ऐसे होगा, तो इसका हमारा परपेंडिकुलर लाइन कहाँ होगा सर, बाहर की तरफ होगा, क्लियर है। ये दो कहानी समझ में आया, एक पहला ये, दूसरा ये, ठीक है सर। तीसरा क्या समझना है आपको, रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रूफ के लिए, कि अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनी हो, एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनी हो सर, ठीक है, एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनी हो, ठीक है ना, तो ये जो बेस होता है सर, ध्यान देना, एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनी हो और साथ में करस्पॉन्डिंग जो सामने का ये साइड है, ये दोनों सर क्या है, पैरेलल है, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है सर,
ठीक है, मैं बता रहा हूं आराम से। ये 3 पॉइंट आपको जरूरत है। आप 9th में पढ़ रखे हो कि 2 लाइन पैरेलल हो और उसमें से एक ही बेस पे 2 ट्रायंगल बनी हो, तो ये सर जो एरिया होता है, इसको मान ले हैं ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और डी। तो सर एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी जो ट्रायंगल होगा सर, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियर है? तो ये मोटा मोटा हमारा पहले क्या हो गया सर? रफ वर्क। आप भी इसको प्रूफ करने से पहले रफ वर्क करेंगे। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में चीजें समझ में आ जाए। जैसे आप करते हो वैसे मैं करना चाह रहा हूं, कि मैं भी करूंगा तो मैं भी अपने आप को फंसाना चाहता हूं कि आप जैसे आप फंसोगे करते वक्त। ठीक है, तो पहले थ्योरम को प्रूफ करें, क्योंकि थ्योरम बहुत है नहीं आपके कोर्स में, कुछ ही है, तो आ सकता संभावना तो बहुत ज्यादा है ना? तो आप पहले वो चीज दिमाग में डाल दो कि प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। एक तो ये पड़ेगी, एक ये, और तीसरा ये। अगर ये तीनों चीज क्लियर है सर, तो अब इसके प्रूफ में बहुत कुछ रह नहीं गया है। क्लियर है? आओ करते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया सर? रफ वर्क हो गया। ठीक, अब ये तीनों पॉइंट का हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में से। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ADE, इसमें हाइट कौन होगा सर? EF होगा। क्लियर है? तो इसका एरिया क्या होगा सर? हाफ इंटू बेस। बेस सर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। और हाइट कितना सर हो जाएगा? EF हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा नियम लगाया सर? पहला वाला लगा दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई सर हाफ इंटू BDE, ये सर ट्रायंगल BDE। अरे BDE ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है सर, तो इसका जो 90 डिग्री होगा ये वाला केस होगा सर, बाहर बनेगा, तो ये हमारा 90 डिग्री सर बाहर जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे हाइट क्या होगा? EF होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हाइट EF और बेस सर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BD इंटू EF। इसका मतलब सर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहां से सर आ गया AD डिवाइडेड बाई BD, और इसको मान लेंगे सर इक्वेशन 1। क्लियर है? अब चलते हैं सर अगला, एरिया ऑफ, यहां पे लिखते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने अब इस केस में कौन सा लिया ट्रायंगल सर? CED। ठीक है, और इसमें क्या लिया सर? ADE। तो जब इस वाले केस को मैं ध्यान दे रहा हूं सर, ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस को CDE को मैं ध्यान दे रहा हूं, तो इस केस के लिए हाइट क्या होगा सर? DG होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाहर 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर लाइन बाहर यानी हाइट बाहर। और इस ट्रायंगल ADE के लिए कौन सा इस वर्क करेगा? हाइट सर DG। क्लियर है? तो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा सर हाफ इंटू हाइट या बेस, बेस ही ले लो सर, EA इंटू हाइट क्या हो जाएगा सर? DG। यहां से हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? CDE के लिए या CED के लिए कह सकते हैं सर, यहां से हो जाएगा बेस CE, और हाइट सर इसके लिए क्या होगा? DG। क्लियर है? तो ये सर कैंसिल आउट होगा, यहां से हाफ कैंसिल आउट होगा, यहां से सर क्या आ जाएगा? EA डिवाइडेड बाई CE। क्लियर सर? तो यानी कि हमारा पहला वाला भी जो हमने पढ़ा वो भी यूज हो गया, जो दूसरा वाला नियम सर यूज किया वो भी हमसे यूज हो गया।
क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तीसरा कौन सा यूज करेंगे सर? इसका, यानी कि दो लाइन पैरेलल हो ट्रायंगल के, ठीक है ना, उसमें से एक बेस पे, ट्रायंगल के एक बेस पे अगर दो ट्रायंगल बन रही हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं कि दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, उसमें से एक के बेस पे, दो में से कोई एक चूज कर लो, उस पे अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बन रही हो, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है सर? एक ही है। क्लियर है? तो उस केस में सर दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? तो ये वहीं पे, तो ये क्वेश्चन मान लेते हैं सर 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, DE पैरेलल टू क्या है सर? BC। एक ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC तो गिवन ही है। और ध्यान से देखिए, DE से AB, BDE के लिए बेस क्या है? मान लीजिए सर DE है, सपोज करिए DE, तो CDE भी तो ट्रायंगल बन रहा है, उसके लिए भी एक साइड क्या है? DE है। और ये DE BC के सर क्या है? क्या है सर? समझिए, पैरेलल है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ BDE इक्वल टू CDE। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा DE है, यहां पे B है, ये एरिया और ये एरिया जो कि C है सर। यहां पे जो लाइन है सर ये इसके क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब DE BDE वाली एरिया, ये एरिया और ये एरिया सर क्या होगी? बराबर होगी। है कि नहीं है? तो ये लिखेंगे सर, ये हम लोग अब क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये हम यहां से हटा देते हैं। रफ वर्क अब सर हम हटा देते हैं यहां से, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा सारी चीज। तो यहां से क्या हो जाएगा सर? ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्लियर है? किस रीजन से सर? उस रीजन को लिख देते हैं, सिंस DE पैरेलल टू, सर यहां इसका नाम B था तो यहां हो जाएगा BC, DE पैरेलल टू BC। तो यहां आप लिखेंगे सर क्या? DE पैरेलल टू BC। और साथ में क्या लिखेंगे सर कि DE इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल। अरे हाँ या ना, जो ट्रायंगल है हमारा कौन कौन सर? BDE और सर एंड ट्रायंगल CED। क्लियर है? तो इस रूल के हिसाब से सर हम कह सकते हैं कि दोनों के एरिया क्या है? सेम है। अब इक्वेशंस में ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन 2 है उसको हम लोग इंप्लाई कराते हैं। तो जब इक्वेशन 2 इंप्लाई कराएंगे सर, तो यहां से क्या होगा? यहां से ये होगा कि ऊपर वाली एरिया तो लिख ही सकते हैं, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई, ध्यान देना सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर सर क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये क्या हो जाएगा सर? EA अपॉन EC। ये हो जाएगा EA अपॉन EC। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सर इसको मान लेते हैं 3। अब सर लिखते हैं, कंपेयर करते हैं सर, कंपेयर 1 एंड 3। तो 1 क्या करता है सर? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। 3 में देखिए एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। LHS सेम है सर, तो RHS भी क्या होगा सर? सेम होगा। तो LHS अगर सेम है तो RHS क्या है? AD डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई सर EC। ये आपका क्या रहा? थेल्स थ्योरम का प्रूफ। देखिए AD डिवाइडेड बाई DB या BD AE अपॉन EC। क्लियर है? यही आपका सर क्या होता है? थेल्स थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ। ठीक है? तो
इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि किन 3 चीजों की प्रूफ में जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप पहले वो तीनों हमने बता रखा है, आप उसको समझ गए होंगे, और उसका जब आपको तीनों पता है तो आप डायरेक्ट इसका, आप कभी भी अगर तीनों पता है तो इसका प्रूफ कर सकते हो। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब थेल्स थ्योरम क्या हो गया, खत्म। अच्छा, जो थेल्स थ्योरम से रिजल्ट आया सर, रिजल्ट क्या आया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो जो हमारा साइड्स है वो एक रेशियो में क्या होंगे, डिवाइड होके सेम हो जाएंगे, जैसे AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमने पढ़ लिया, क्लियर है। इससे और क्या रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है सर। तो और क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यही देख लेते हैं, तो क्या है, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो करते क्या है सर, दोनों साइड हम लोग 1 प्लस जोड़ देते हैं। तो क्या यहां से आएगा सर, LHS वाला DB प्लस AD, DB प्लस AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। ठीक सर। तो अब ध्यान से देखना, DB प्लस AD ये जोड़ोगे तो सर क्या आ जाएगा, AB, और नीचे क्या होगा सर, DB, ऊपर क्या होगा सर, AE प्लस EC AC डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, EC। तो एक सर रिजल्ट ये आएगा। कहने का मतलब कि पहले क्या होता था, छोटा वाला डिवाइडेड बाई छोटा वाला इक्वल टू छोटा वाला डिवाइडेड बाई छोटा वाला। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा सर, AB, बड़ा वाला AB, ध्यान दीजिएगा, AB डिवाइडेड बाई DB यानी ये लेंथ, AC डिवाइडेड बाई सर EC। इसका दूसरा एप्लीकेशन होगा सर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। इसी को अगर सर उल्टा हम कर दें इस वाले रिजल्ट को, तो अगर रिजल्ट मैं उल्टा कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इस वाले रिजल्ट को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, DB डिवाइडेड बाई AD इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE। इतना तो कर ही सकते हैं। अब +1 जोड़ेंगे सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB डिवाइडेड बाई AD इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाई AE। क्लियर है। तो यहां से सर देखिए, AD डिवाइडेड बाई DB यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD, और यहां से आ जाएगा सर AC अपॉन AE। तो एक ये रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है, AC अपॉन AE। ठीक, तो ये दोनों रिजल्ट यहां पे लिखे हुए हैं। तो ये इसका क्या है सर, एप्लीकेशन है। तो आपका जो थेल्स थ्योरम है उसमें आप +1 कर दीजिए, -1 करके जो जो नए नए डिफरेंट फॉर्म आ सकते हैं वो सारे ये यूज हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं थेल्स थ्योरम के जगह पे। क्लियर है। अब आते हैं सर, हमने पहले ये माना कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है ना, एक साइड हमने लिया ट्रायंगल का, उसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन खींच दिया, तो साइड्स हमारे जो साइड्स डिवाइड हो जाते हैं किसके सर, जो पैरेलल लाइन ने कट किया दोनों साइड को, ठीक है ना। यानी AD और अपॉन DB AE अपॉन AC क्या होता है, रेशियो में बराबर होता है। अगर अब मान लो कि रेशियो में चीज बराबर है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आपको दिया हुआ है, तो प्रूफ करो सर, प्रूफ करो कि लाइन DE और BC क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है तो लाइन DE पैरेलल टू BC होगा। अगर लाइन DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा। क्लियर है। तो जब हमको प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है तो इसको बोलते हैं सर कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, आओ इसको प्रूफ करते हैं। थोड़ा लेंदी है लेकिन डरना एकदम नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स
कोई भी दो साइड्स को डिवाइड करती है एक ट्रायंगल के इन द सेम रेशियो, समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो लाइन होगी वो तीसरे साइड के सर क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर है? तो ये वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है सर। हमने क्या मान लिया? एक ट्रायंगल। तो यहां पे सर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया सर बी, ये हो गया सी, ठीक। आपको कह रहा है कि इफ अ लाइन, मान लेते हैं एक लाइन ले लेते हैं सर, ठीक है। वो लाइन हमने मान लो ले लिया सर ये, ठीक। ये मान लेते हैं डी, ये ई ले लेते हैं, ठीक। अगर ये लाइन है, अगर ये कह रहा है कि ये डिवाइड करता है साइड्स को रेशियो के फॉर्म में ना, यहाँ कर रहा है ना, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है, तो गिवन क्या है सर? AD डिवाइडेड बाई DB, यहाँ पे लिखा है, और साथ ही साथ AE अपॉन EC, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। तो प्रूफ क्या करना है सर? कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। क्लियर है? तो कैसे प्रूफ करेंगे? ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम मान लेते हैं कि चलो भैया DE पैरेलल BC नहीं है, इसका कन्वर्स मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वो प्रूफ तो यही करना है कि DE पैरेलल टू BC। हम क्या मान लेंगे? कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। क्लियर है? तो आओ करते हैं। तो लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा सर? हम मान लेते हैं कि इसके पैरेलल लाइन अपने मन से मान लेते हैं सर कि ये है DF, ठीक है सर। ये जो लाइन है सर हम मान लेते हैं DF, हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे क्या कि ड्रॉ अ लाइन DF which is parallel to BC। ये हमने मान लिया। जैसे हमने माना कि DF पैरेलल टू BC है, तो DF सर क्या है? आप लोग देख सकते हो, DF ये है, DF यही लाइन है सर कि DF इज पैरेलल टू BC। मान लिया। तो अब थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अरे हाँ या ना? इसका मतलब हम लोग बाय थेल्स थ्योरम, अगर किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल के एक साइड के समानांतर एक पैरेलल लाइन खींच दिया, तो वो क्या करती है सर? जो दोनों साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? AD डिवाइडेड बाई DB इजकल टू AF डिवाइडेड बाई FC। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? AD डिवाइडेड बाई DB इजकल टू AF डिवाइडेड बाई FC। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे सर, और मान लेते हैं इसको क्या गिवन जो था उसको मान लेते हैं 1, ठीक है। तो AD डिवाइडेड बाई DB AE अपॉन AC। अब यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 या कंपेयर कर सकते हो। तो AD अपॉन DB सर, AD अपॉन DB यहां भी LHS में है, AD अपॉन DB यहां भी LHS सेम है सर। तो क्या हो जाएगा? RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो RHS यहां पे क्या है? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां से हमारा आ जाएगा सर AE अपॉन EC AF अपॉन FC। यहां से AE अपॉन EC और AF अपॉन FC आ गया बेटा। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? +1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो +1 जोड़ देंगे। देखो क्यों कर रहे हैं +1 हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ध्यान से देखना।
एड बोथ साइड +1, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सर AE अपॉन EC +1 इक्वल टू AF अपॉन FC +1, ठीक है सर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, AE प्लस AC डिवाइडेड बाई EC, सॉरी AE प्लस EC होगा, AE प्लस EC, ये क्या हो गया भाई, AE प्लस EC होगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा EC डिवाइडेड बाई EC इक्वल टू AF प्लस FC, AF प्लस FC डिवाइडेड बाई FC। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, AE प्लस EC ये है क्या, ट्रायंगल ऐसे ही तो था, रफ का ट्रायंगल मान लो। तो ये A था, ये B था, ये C था सर, ये हमने एक लाइन मान लिया था DE, और यहाँ पे एक लाइन मान लिया था सर यहाँ पे EF, ठीक है। तो अब ये कह रहा AE प्लस EC, AE प्लस EC कितना हो जाएगा सर, AC अपॉन EC, और AF प्लस FC ये भी क्या होगा सर, AC, और यहां से क्या आ जाएगा सर, FC। ये तो दोनों कैंसिल आउट, इसका मतलब सर क्या आ जाएगा, EC इक्वल टू FC, ठीक। यहां से कंडीशन क्या निकला सर कि EC इक्वल टू FC। क्या ये देखने से पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है सर जब ये दोनों क्या हो सर, कोइंसिडेंट हो। अरे हाँ या ना, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो डिस्टेंस ज्यादा है ना, CF अगर ध्यान से देखो तो CF इज ग्रेटर देन EC, यहां पे क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब हमारा कंट्राडिक्शन जो हमने मान के चला था वो क्या था, गलत था। या यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F are कोइंसिडेंट पॉइंट, ठीक है सर, कोइंसिडेंट पॉइंट्स। अगर ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे इसका मतलब ये होगा सर कि DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC, DE पैरेलल टू BC। क्लियर है। तो ये रहा सर आपका थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट। क्लियर है। तो अब दोनों तरीके से हमको थेल्स थ्योरम समझ में आ गया, उसके जो भी रिजल्ट है उससे क्या एप्लीकेशन निकाल सकते हैं +1 जोड़ के, वो भी आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि अगर पैरेलल होगा तो साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होगा, अगर साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड है तो लाइंस क्या होंगे सर, पैरेलल होंगे। क्लियर है। तो ये हमारा रहा प्रॉपर थेल्स थ्योरम, ठीक है सर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव साइड AB एंड AC, यानी एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल बेटा ABC, कह रहा है कि AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो D एंड E पॉइंट है, यानी D इस पे पॉइंट है और E हमारा AC पे पॉइंट है। तो D को सर हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्लियर है। तो कह रहा है कि क्या क्या गिवन है, AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD हमारा 12 सेंटीमीटर है, BD हमारा 16 सेंटीमीटर है, AE 15 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ सर EC हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब कह रहा है प्रूफ करो DE पैरेलल टू BC। तो ये बेटा होमवर्क रहेगा, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको कौन सा थ्योरम लगाना है, BPT का कन्वर्स थ्योरम, ठीक। साइड्स के रेशियो अगर सेम है तो ये जो है DE वो क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप इसको कर लेना, आसानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE एंड BD पैरेलल टू EF, प्रूफ दैट DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC, है ना। तो भाई गिवन फिगर कहाँ है इसमें, तो बच्चों इसमें फिगर नहीं दिया है, आई थिंक एडिटर ने
टाइपराइटर ने सही से किया नहीं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा, एक फिगर दिया है, हाँ यहाँ पे तो दिया है, कह रहा है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा है एबीसी और एक ट्रायंगल है एडीई, दिया है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। अगर ये एक्स है सर, ये भी क्या होगा? एक्स। एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी गिवन है, तो प्रूव दैट कि बीएसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देखो, आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोस्केलस की, कि दो साइड इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं एबीसी को या बीएसी को प्रूफ करना चाहूं कि आइसोस्केलस है, तो सर हमको क्या प्रूफ करना होगा? कि बीए इक्वल टू एसी। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड सर क्या है? बराबर है, इसका मतलब क्या है? वो आइसोस्केलस। यहां हमको पहुंचना, ये हमारा एम है। तो कैसे पहुंचेंगे? तो जो गिवन कंडीशन है वहां से हम लोग पहुंचते हैं। पहले सर कह रहा है कि एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी, जो गिवन उसको लिखते हैं सर, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये मान लीजिए आपको गिवन है। अच्छा, गिवन है सर, तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, एडी अपॉन डीबी दिया है, एई अपॉन बीसी, एई अपॉन ईसी। ये इंप्लाई क्या करेगा सर? यूजिंग कौन सा थ्योरम सर? यूजिंग बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है सर, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्या होता है सर कि अगर ये आधे आधे में डिवाइडेड हो, एडी डिवाइडेड बाई डीबी और एई डिवाइडेड बाई ईसी हो, इसका मतलब ये है कि डीई पैरेलल टू क्या होता है सर? बीसी। इसका मतलब ये हुआ कि डीई पैरेलल टू बीसी। क्लियर सर? अगर डीई पैरेलल टू बीसी है सर, तो करस्पॉन्ड एंगल एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल ई इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों? कि अगर दो लाइन को सर, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो करस्पॉन्ड एंगल क्या होता है सर? सेम होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी और एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एंगल डी इक्वल टू, सर किस कंडीशन से हम लोग बदलेंगे? यूजिंग करस्पॉन्ड एंगल। क्लियर है? अगर ये हो गया सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी x होगा, ये भी आपका क्या होगा सर? ये भी x होगा और ये भी क्या होगा? x होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे x हो जाएंगे। क्यों x हो जाएंगे? क्योंकि सर गिवन भी है कि एंगल d इक्वल टू एंगल e, और हमने इसको क्या मान लिया है? x। क्लियर है? यहां तक तो हो गया। अच्छा, अब जब ये सर हो गया, तो अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल और ये एंगल क्या है सर? सेम है, यानी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, है कि नहीं है? ठीक है ना सर? तो यहां से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि अपोजिट साइड, इसका इंप्लाई क्या करेगा सर? कि अपोजिट साइड्स आल्सो बी इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स भी क्या होगा सर? आल्सो बी इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया सर? कि हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया सर? हैंस प्रूव्ड। तो आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिया, और दो लाइन को अगर पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो करस्पॉन्ड एंगल क्या होता है? सेम होता है। ये दो प्रॉपर्टी लगाया, आसानी से हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन फिगर ए बी सी डी
इज द ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक ट्रेपीजियम दिया, तो आपको ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी पता है कि कहीं भी ट्रेपीजियम देखो, आपको एक तो प्रॉपर्टी पता है कि जो सर डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, जैसे मान लो ये डायगोनल है AC और यहाँ पे सर क्या है BD, ठीक है ना, ये अपने साइड्स को रेशियो में क्या कर देते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे इसको क्या लिखूंगा सर, इन ट्रेपीजियम ABCD। अभी क्वेश्चन पे मत समझो, पहले ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी समझो। ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम, ये आर नहीं रहेगा सर, ट्रेपीजियम ABCD। हमें क्या रहे बाय प्रॉपर्टी, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या हो जाता है सर कि AO डिवाइडेड बाई OC इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई OD, ठीक है ना। ये डायगोनल जो इंटरसेक्ट एक दूसरे कर रहे हैं, ये रेशियो में इक्वल होते हैं। कौन कौन रेशियो में सर, OB डिवाइडेड बाई OD, OB डिवाइडेड बाई OD इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई OC। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर है, आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। अगर ये ऐसा है सर तो इसके बाद आसान ही है, बस वैल्यू रखना है। तो क्या हो जाएगा, AO, AO कहाँ है रे भाई, AO क्या है 3x माइनस 19, 3x माइनस 19। OC क्या है भाई x माइनस 5, BO x माइनस 3, OD आपका क्या है सर 3 है। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 57, ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 4। यानी कि दो फैक्टर आ रहे हैं x के, यहां पे क्या होगा सर कैलकुलेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्लियर है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 5 से तो माइनस 5x, इधर से आएगा सर माइनस 3x, माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 9x माइनस 57। क्लियर है, यहां सर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर माइनस 14x, अच्छा माइनस 3x यहाँ है ही, प्लस 15 प्लस 57 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 3 17 माइनस 17x, ये सर कितना हो जाएगा 752 प्लस 752 51617, तो 72 आ जाएगा इक्वल टू सर 0। क्लियर है, अब ध्यान दें, इसको फैक्टर करेंगे सर तो क्या हो जाएगा 1 का इंटू 72 कितने में आएगा 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ठीक है, ऐड करेंगे तो सर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अच्छा, और कोई तरीका सर, और कोई तरीका, ये सही है ना कैलकुलेशन भाई, प्लस 757, ठीक है 538 माइनस 17, ठीक है। तो अगर 9 करेंगे सर तो ये माइनस, हाँ ठीक है हो जाएगा फैक्टर 9 इंटू 8 पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां से आप क्या निकालेंगे सर फैक्टर निकालेंगे, एक फैक्टर यहां से निकलेगा, एक फैक्टर यहां से निकलेगा। क्लियर है, तो अगली स्लाइड पर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 9 x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सर क्या होगा x इक्वल टू 9 और यहाँ से होगा x इक्वल टू 8, यानी x की सर कितनी वैल्यू आएंगी दो, एक आएगी x इक्वल टू 9 और दूसरी क्या आ जाएगी x इक्वल टू 8। तो बस x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कितनी वैल्यू आ सकती है सर दो, एक x इक्वल टू 9 और दूसरी x इक्वल टू 8। क्लियर है, कोई दिक्कत,
यहाँ से हम लोग आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पता हो कि जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में ओडी ओबी अपान ओडी होता है और एओ अपान ओसी होता है। क्लियर है? फिर जस्ट कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक का यूज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर एंगल एल एम के इक्वल टू एंगल पी एन के। एल एल एम एल एम के, अच्छा ये के है, इक्वल टू पी एन के। पी एन के, अच्छा ये 46 है, ये 46 है, ठीक है। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ एबीसी वेयर एबीसी आर लेंथ ऑफ द एल एम एम एन एंड एन के। अच्छा एल एम ए है, एम एन बी है और एन के क्या है सर? सी है। तो आपको किसको एक्सप्रेस करना है? एक्स को। अच्छा जो एक्स है ये, इसको एक्सप्रेस करना है सर इन तीनों के टर्म में। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सर हमको क्या पता है, इसमें क्या पता है? पहला साइड्स, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है। क्लियर है ना? तो यहां पे डायरेक्ट तो बीपीटी लगा नहीं सकते, और ये भी नहीं बोला है कि पी एन पैरेलल टू एल एम, बोला ही नहीं है, तो बीपीटी या कन्वर्स बीपीटी नहीं लग सकता, पहली बात। दूसरा, तो कैसे करेंगे? अब ट्रायंगल है, तुम्हारे दिमाग में बस वही आना चाहिए कि या बीपीटी आना चाहिए, कन्वर्स बीपीटी आना चाहिए, या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आना चाहिए। तो ये तो दोनों पहले दूसरे नहीं है, यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब इन दोनों को पहले सर क्या प्रूफ करेंगे कि दोनों हमारा क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है? ये देखते हैं तो कैसे होगा। तो देखो ये एंगल 46 है सर, ये एंगल क्या है? 46। हो सकता है अगर ऐसे हो जाए पैरेलल से तो और आसानी है कि नहीं है? ये कितना सर? 46, ये है 46। इसका मतलब ये है करेस्पॉन्ड एंगल दोनों क्या है सर? सेम है, यानी पी एन पैरेलल टू क्या हो जाएगा सर? एल एम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? पहला तो यही समझ में आएगा। दूसरा, अगर ये पैरेलल है, अगर ये एंगल बराबर ये एंगल है तो सर ये x होगा तो ये भी, सॉरी इसको मान लेते हैं सर y। अगर ये y होगा तो ये भी सर क्या होगा? y, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, लाइन कट कर रही है, तो करस्पॉन्ड एंगल क्या होंगे सर? सेम होंगे। तीसरा सर, ये एंगल के ट्रायंगल के पी एन और ट्रायंगल के एल एम के लिए क्या है? कॉमन है। इसका मतलब सर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? छोटी वाली और बहुत बड़ी वाली। समझ रहे हो ना? ये ट्रायंगल 1 मान लो, अब बहुत बड़ी वाली को, या के एल एम पूरे को मान लो सर 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। बस क्वेश्चन हो गया सर। आओ करते हैं। तो गिवन क्या है सर? गिवन है, ठीक है सर, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन यही है कि एंगल एल एम के इक्वल टू एंगल पी एन के इक्वल टू 46 डिग्री। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ सर कि हम कह सकते हैं कि लाइन पी एन इज पैरेलल टू लाइन एल एम। ठीक है ना सर? कैसे कर सकते हैं? करस्पॉन्ड एंगल से कह सकते हैं, है कि नहीं है? अगर करस्पॉन्ड एंगल सेम है तो दो लाइन क्या होती हैं सर? पैरेलल होती हैं। यहां से हो गया। अगर ये है तो यहां से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं विच इंप्लाई कि एंगल एंगल के पी एन, एंगल के पी एन इक्वल टू एंगल एंगल के एल एम इक्वल टू वाई। कैसे सर? करस्पॉन्ड एंगल से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया, इतना हमने दिखा दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो ट्रायंगल के पी एन एंड ट्रायंगल के एल एम में, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर? इन ट्रायंगल के पी एन एंड इन ट्रायंगल के एल एम। ठीक है सर? क्या है ध्यान से देखना। दोनों में सर एंगल के इक्वल टू क्या है? एंगल के, ये क्या हो जाएगा सर? कॉमन। ठीक। दूसरा सर, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये मान लो 1 और यहां से सर मान लो 2। ठीक है, तो 1 वाला लिख लेते हैं सर क्या? एंगल एल एम के इक्वल टू एंगल पी एन के। ठीक। अब तीसरा सर क्या लिख सकते हैं? एंगल के पी एन इक्वल टू एंगल के एल एम।
ठीक है सर, ये तीनों हम लोग कर सकते हैं। तो सर बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल के पी एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल के एल एम। क्लियर है? अगर ये सिमिलर हो गए सर तो इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे सर? ध्यान से देखिएगा, यानी x डिवाइडेड बाई a और c डिवाइडेड बाई सर b प्लस c हो जाएगा, है कि नहीं है? क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल हैं सर, तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, अगर पी एन जो जो गिवन उसके हिसाब से लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं के पी इजकल टू के एल, के पी इजकल टू के एल। क्लियर है? फिर सर पी एन इजकल टू एल एम, और सर अगला क्या होगा? के एन इजकल टू लास्ट वाला के एम। ये कंडीशन तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं है? अगर ये कंडीशन तो बस वैल्यू क्या कर देंगे सर? पुट कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। तो कौन कौन सा यूज होगा? पहले पी एन एक्स दिया है, ठीक, एल एम ए दिया है, के एन सी दिया है, और के एम क्या है सर? के एम बी प्लस सी, यानी इतने का हमारा क्या है? काम में आ जाएगा। क्लियर है? तो इन्हीं को लिखते हैं, तो पी एन अपॉन एल एम, पी एन अपॉन एल एम इजकल टू, अगला क्या होगा सर? के एन अपॉन के एम, के एन अपॉन के एम। क्लियर है? वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू क्या है सर? पी एन की वैल्यू x है, एल एम की वैल्यू a है, तो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू a है सर। के एन की वैल्यू क्या है? के एन की वैल्यू है सर c, के एन की वैल्यू कितना बेटा? c है, और के एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? के एम की वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी, यानी यहां से सर क्या हो जाएगा? x इजकल टू a इंटू सी b प्लस सी, तो फाइनली x की सर यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन में सर आपने देखा कि दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ। पहला कि हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, और दूसरा अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? सेम। अगर सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। ये हमने किया। क्लियर है? अब आते हैं अब है बेटा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना हमने कॉन्सेप्ट किया उस पर बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है, हमने प्रूफ देख लिया है। अब इसी पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, 5 मार्क्स का है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएंगे, तो आइए करते हैं, ठीक है। बहुत कठिन वाली बात नहीं है, बस समझना है और उसको सॉल्व करना है। दो क्या है कह रहा, अ वर्टिकल स्टिक। कैसा स्टिक है सर? जैसे मान लो ये स्टिक है, तो कैसा हो गया? एकदम पर हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री बना रहा, ऐसे होगा। अच्छा, कितना है? 12 मीटर लॉन्ग, कॉस्ट शैडो 8 मीटर। तो जैसे देखो, मैं खड़ा हूं सर, आप खड़ा हो जाओ, ठीक है। लाइट पड़ रही है, तो आपका शैडो जमीन पे ही तो पड़ता है ना, ऐसे जमीन पे। अरे हाँ या ना? तो आप 12 मीटर है तो उसकी शैडो कितना पड़ गई सर जमीन पे, हॉरिजॉन्टल पे? ये ऐसे है तो इसकी शैडो ऐसे पड़ गई, ठीक है। कितना पड़ गया? 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम, उसी समय पे सर, ठीक है, जब सन हमारे ऊपर पड़ रहा था तो उसका जो एलिवेशन था सर, ठीक है, वो जब हमारे पे पड़ा तो उससे हमारी जो शैडो बनी इतना बड़ी, उसी समय पे वही सन है। क्लियर है? उसके लिए कह रहा है अ टावर कास्ट द शैडो 40 मीटर। एक टावर था, उसका शैडो कितना पड़ रहा है सर? 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। क्लियर? तो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर का क्या निकाल लो सर? हाइट निकाल लो। क्लियर है? कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, समझो। जैसे ये है सर, ठीक है, सन यहाँ पे है तो सन तो फिक्स ही हो गया एक हिसाब से, क्योंकि एक ही जगह मारो, एक ही समय पे मांग रहे हो, तो दोनों के लिए तो एक ही एंगल पे एलिवेशन होगा, है कि नहीं है? तो अगर ये टावर है, ठीक है सर, इस पे शैडो मतलब सन की लाइट पड़ी थी, इसका शैडो ऐसे पड़ा 8 मीटर का, तो ये एंगल एलिवेशन मान लेते हैं कितना है यहाँ से सर? थीटा है कि नहीं? ये है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इमेजिन करो, तो ये एंगल क्या होगा सर? मान लो थीटा है।
सेम टाइम पर एक टावर होगा, कितने हाइट का हमको नहीं पता, वही निकालना है। उसका शैडो सर कितना हो गया 80 मीटर, तो एलिवेशन तो वही होगा। अरे हाँ या ना, अगर ये होगा तो आओ देखते हैं। तो आप पहले क्या बनाएंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, अब ये कह रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, एक को बड़ा थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना है इसका कुछ नामकरण कर दो भाई। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इस वाले का नाम दे दो भाई डी, ई और एफ दे दो। ये एंगल सर कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री। ये तो हो गया, क्लियर है। तो पहले आते हैं, करा अ वर्टिकल स्टिक, वर्टिकल स्टिक कितना मीटर लॉन्ग है सर 12 मीटर लॉन्ग। चलो भाई ये हमने दे दिया 12 मीटर लॉन्ग। कह रहा इसका जो शैडो पड़ रहा है ग्राउंड पे वो कितना है सर 8 मीटर, यानी ये कितना होगा गुरु 8 मीटर होगा, क्लियर है। ये पूरी लेंथ क्या होगी, इतना होगी, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन बनाएगा तो इसको हम मान लेते हैं सर एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कह रहा एट द सेम टाइम, तो सन भाई तो सेम टाइम पे दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। तो कह रहा है अ टावर कास्ट द शैडो 40 मीटर, यानी टावर मान लो ये है भाई, तो इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं x, इसका शैडो कितना हो गया गुरु 40 मीटर हो गया, क्लियर है। तो एंगल इसके लिए भी एलिवेशन क्या होगा गुरु थीटा ही होगा, क्योंकि सेम सन सेम है, सेम टाइम पे है, तो एलिवेशन दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। तो बस ये हो गया क्लियर। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, क्या निकालना है सर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, क्लियर है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, क्लियर है सर। यहां पे तो राइट एंगल बनेगा, तो राइट एंगल बना देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, एंगल बी इजकल टू एंगल ई इजकल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल डी एफ ई इजकल टू थीटा। तो बाई ए क्राइटेरियन सर, बाई ए क्राइटेरियन क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, कह सकते हैं। जब ये सिमिलर होगा तो करस्पॉन्ड साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे सर इक्वल होंगे। तो क्या लिखूंगा ए बी, यहां से क्या लिखूंगा सर ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं जो जो गिवन है, किसमें गिवन रिलेशन पता है, ए बी का पता है ए बी रख देंगे, डी ई निकालना है, अच्छा तो लिख देंगे सर क्या 12 डिवाइडेड बाई एक्स, और क्या पता है इसमें सर बी सी, तो बी सी हमको दिया है 8 और ई एफ कितना दिया है सर 40, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर है। अब इसको क्या कर लेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x इजकल टू 12 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8, क्लियर है। 8 5 जा 40, यानी x की वैल्यू सर कितनी आ गई 12 5 जा 60, क्लियर है। यानी टावर की हाइट सर कितनी होगी x इजकल टू 60 सेंटीमीटर, क्लियर है। सेंटीमीटर में ही तो है ना, सॉरी मीटर में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा 60 मीटर, क्लियर है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, देखो कितना आसान था। बस बेसिक आपको प्रॉपर्टी पता हो, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सारे क्वेश्चन बेटा हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो बहुत टफ ये चैप्टर है नहीं, छोटा चैप्टर है, आप इतनी चीजें जानो प्रैक्टिस करो आ जाएगा, क्लियर है। अब इतना सारा चीज आपने पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब आपसे एक ही निवेदन है सर,
एक ही निवेदन है कि आप जितने भी सैंपल पेपर हैं आप उसको उठाओ और करो, ठीक है ना। अभी हियर एंड देयर वाला कुछ भी मत देखो, बस लगाओ, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं और फिर अगले आपके साथ मिलते हैं न्यू लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।